विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की प्रणालियों के बारे में अध्ययन करेंगे। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन कैसे इनको दिया जा सकता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन क्या है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में जो प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था प्रचलित है, इस शासन व्यवस्था की आलोचना करते हुए एक प्रमुख आक्षेप यह किया जाता है कि अपनी बहुमत निर्वाचन पद्धति के कारण प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र संपूर्ण जनता का शासन न होकर बहुमत का शासन यानी रूल ऑफ द मेजॉरिटी होता है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता और बहुमत द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की अवहेलना की जाती है। इसी कारण प्रजातंत्र की आलोचना करते हुए इसे बहुमत का अत्याचार ट्रेनी ऑफ द मेजॉरिटी की संज्ञा दी जाती है। अतः इस बात की आवश्यकता अनुभव की जाती है कि प्रजातंत्र के अंतर्गत बहुसंख्यकों को ही नहीं वरन अल्पसंख्यकों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। प्रजातंत्र अपने आदर्श रूप यथार्थ में सभी व्यक्तियों का शासन बन सके, इसके लिए आवश्यक है कि न केवल बहुसंख्यक अपितु अल्पसंख्यकों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के हितों का सशक्त समर्थन किया है। मिल कहते हैं कि विद्यमान शासन सभी व्यक्तियों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला शासन नहीं है, वरन यह तो केवल बहुसंख्यकों का प्रतिनिधि शासन है। एक वास्तविक एवं सर्वसमान लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग को अपनी जनसंख्या के अनुपात में उसके अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रजातंत्र को वास्तविक और प्रभावदायक बनाने के लिए आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों को आवश्यक रूप से अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए समय समय पर अनेक पद्धतियों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति सबसे प्रमुख है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दूसरी पद्धतियों में प्रमुख अंतर यह है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अंतर्गत सभी वर्गों को उनकी मतदान शक्ति के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जबकि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की अन्य पद्धतियों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ प्रतिनिधित्व का प्रबंध किया जाता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से नहीं होता कि यह प्रतिनिधित्व उनकी मतदान शक्ति के अनुपात में हो। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। प्रतिनिधित्व की इस पद्धति का प्रतिपादन 18वीं सदी में एक अंग्रेज विचारक थॉमस हेयर ने अपनी पुस्तक प्रतिनिधि का चुनाव में किया था। अतः उन्हीं के नाम पर इस प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। उनकी योजना के अनुसार इस पद्धति को अपनाने के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवारों की संख्या के बराबर मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार के चुनाव के अंतर्गत उन उम्मीदवारों को विजयी समझा जाना चाहिए जिन्हें अपेक्षाकृत बहुमत नहीं वरन मतदाताओं की एक निश्चित संख्या का समर्थन अर्थात
चुनाव कोटा, इलेक्शन कोटा प्राप्त हो जाए। प्रतिनिधित्व की इस हेर प्रणाली को कार्य रूप में परिणत करने के लिए विचारकों ने अनेक पद्धतियों का प्रतिपादन किया है, जिनमें से मुख्य दो हैं। पहली है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। दूसरी है सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कैसे अपनाई जाती है और ये क्या है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर ही इस पद्धति को अपनाया जाता है। इस प्रणाली के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का होना और एक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चाहे कितनी ही हो, प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। मत देने की पद्धति यह होती है कि मतपत्र पर निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं। प्रत्येक मतदाता मतपत्र पर दिए गए सब उम्मीदवारों में से जिसे सबसे अधिक उपयुक्त समझता है, उसके नाम के आगे अपनी पसंद के अनुसार उससे कम उपयुक्त उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी दूसरी पसंद, और इस प्रकार जितने सदस्य निर्वाचित होने हैं क्रमशः उतनी ही पसंदें लिख देता है। आ रहा है समझ में? यानी इसके लिए सबसे पहले बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि होना चाहिए। यानी निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चाहे कितने ही हो, प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी हर निर्वाचन क्षेत्र से कितने ही प्रतिनिधि हो, लेकिन उसको वोट जो है एक ही मत प्राप्त दे सकेगा। ये नहीं है कि सबको दे सके, है ना। और उन प्रतिनिधियों को अपनी पहली, दूसरी, तीसरी पसंद के अनुसार ये जो है अपनी वरीयता लिखनी होती है मतदाता को, है ना। फिर पसंदियों के उल्लेख की यह व्यवस्था प्रत्येक मतपत्र का उचित उपयोग करने के लिए की जाती है। जब एक उम्मीदवार अपनी लोकप्रियता के कारण निश्चित कोटा से अधिक मत प्राप्त कर लेता है, तो इन अतिरिक्त मतों को मतदाता की दूसरी पसंद के उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी उम्मीदवार को इतने कम मत प्राप्त हों कि उसके निर्वाचित होने की संभावना न हो, तो मतदाताओं की पसंदगी के अनुसार इन मतों को दूसरे उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। मत के हस्तांतरण की इस व्यवस्था के कारण ही इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार इस मत पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के मत का उपयोग करने का प्रयत्न किया जाता है। अब इसमें जो इलेक्शन कोटा यानी निश्चित मत संख्या कैसे निकाली जाती है, इसका एक सूत्र भी है और उसकी गणना कैसे की जाती है। आनुपातिक मत प्रणाली के प्रतिपादक हेयर के अनुसार निश्चित मत संख्या निकालने के लिए प्रयुक्त किए गए मतों की संख्या को निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। अर्थात 7 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में यदि 7000 मत डाले गए हों, तो निश्चित मत संख्या 7000 बटा 7 = 1000 होगी। किंतु अनेक बार इस मत पद्धति के द्वारा निर्वाचन परिणाम सही नहीं निकलते, इसलिए वर्तमान समय में इस पद्धति को त्याग कर डूप द्वारा प्रतिपादित दूसरी पद्धति को अपनाया गया है। ड्रूप द्वारा प्रतिपादित विधि के अंतर्गत
निश्चित मत संख्या निकालने के लिए प्रयुक्त किए गए मतों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के एक से अधिक विभाजित किया जाता है और परिणाम में एक जोड़ा जाता है। इस पद्धति के अनुसार यदि 7 सदस्यों वाले निर्वाचन में 7000 मतों का प्रयोग किया गया हो तो निश्चित मत संख्या 7000 बटा 7 + 1 भाग 1 = 876 होगी। इस प्रकार वे उम्मीदवार जो अपनी पहली पसंद के अथवा मतों के हस्तांतरण का लाभ उठाकर उक्त मत संख्या 876 प्राप्त कर लेते हैं, एकल संख्यणीय प्रणाली के अनुसार निर्वाचित समझे जाएंगे। चुनाव कोटा निकालने के बाद सब मतपत्र अपनी पहली पसंद के अनुसार छांट लिए जाते हैं और जिन उम्मीदवारों को निश्चित संख्या के बराबर या उसकी पहली पसंद के मत प्राप्त होते हैं वे निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। परंतु यदि इस प्रकार सब स्थानों की पूर्ति नहीं होती है तो सफल उम्मीदवारों के अतिरिक्त मत यानी सरप्लस वोट्स अन्य उम्मीदवारों को हस्तांतरित करके उन पर अंकित दूसरी पसंद के अनुसार बांट दिए जाते हैं। यदि इस पर भी सब स्थानों की पूर्ति नहीं हो पाती तो सफल उम्मीदवारों की तीसरी, चौथी और पांचवी पसंद भी इस प्रकार हस्तांतरित की जाती है। और यदि इसके बाद भी कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं तो जिन उम्मीदवारों को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं वे क्रम से पराजित घोषित कर दिए जाते हैं और इनके मतपत्र दूसरी, तीसरी, चौथी आदि पसंदों के अनुसार हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया उस समय तक जारी रहती है जब तक सभी स्थानों की पूर्ति नहीं हो जाती। इस प्रणाली का यह स्पष्ट उद्देश्य है कि एक भी मत इसमें व्यर्थ नहीं जाता। इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता को इस बात का आश्वासन रहता है कि यदि उसकी पहली पसंद के उम्मीदवार को उस मत की आवश्यकता नहीं है तो उसकी दूसरी पसंद तथा अन्य पसंदें काम आ जाएंगी। दूसरी प्रणाली है सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम। आनुपातिक मत पद्धति का दूसरा रूप सूची प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और एक निर्वाचन क्षेत्र में 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत जो उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं उनके दलों के अनुसार अलग अलग सूचियां बना ली जाती हैं। प्रत्येक मतदाता चुने जाने वाली संख्या के बराबर मत दे सकता है, पर एक उम्मीदवार को एक ही मत प्राप्त होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवारों को पृथक पृथक प्राप्त मतों की गणना नहीं की जाती, वरन आनुपातिक प्रणाली की ड्रूप पद्धति के अनुसार निश्चित मत संख्या निकाली जाती है तथा उस मत संख्या के अनुसार प्राप्त मतों के आधार पर प्रत्येक सूची में कितने उम्मीदवार निर्वाचित होने चाहिए यह निकाल लिया जाता है। प्रत्येक सूची के कौन से उम्मीदवार निर्वाचित माने जाएंगे, इसके लिए उन उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाता है जिन्होंने उस सूची में सबसे अधिक मत प्राप्त किए हों। इस योजना से सभी दलों को उनकी शक्ति के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, यदि किसी 4 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से अलग अलग पार्टियों के 4 उम्मीदवार खड़े हों और विविध उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या के अनुसार दलों को जो मत प्राप्त हुए हैं उन मतों का कुल योग
करके इसे पहले बताई गई विधि के अनुसार निश्चित मत संख्या निकाली जाती है। पहले बताई गई विधि जैसे कि हमने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में किया कि जैसे मान लीजिए कुल 5000 मत प्राप्त हुए, 4 सदस्य खड़े हुए और +1 करके भाग 1 करके उसका दिया जाता है, तो यह संख्या 1001 हो जाती है। इस निश्चित मत संख्या के अनुसार निर्वाचन का परिणाम यह होता है कि इसके अंतर्गत सभी पार्टियों के एक एक उम्मीदवार निर्वाचित समझ लिए जाते हैं, जो कि बहुमत की संख्या के आधार पर होते हैं, यानी प्रत्येक पार्टी के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व मिल पाता है। इस प्रणाली अब हम देखते हैं कि आनुपातिक प्रणाली जो हमने अध्ययन किया, जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली, इनके क्या क्या गुण दोष हैं। सबसे पहला तो यही गुण होता है इसका कि इसमें सभी, चूंकि ये प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली है, तो इससे सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल पाता है। दूसरी है, इससे अल्पसंख्यकों में चूंकि प्रतिनिधित्व मिलता है तो उनमें सुरक्षा की भावना भी आती है और उनमें यह भावना आती है कि यह शासन केवल बहुमत का ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों का यानी उनका भी है। सर्वथा प्रजातंत्रवादी, चूंकि यह प्रणाली जो प्रजातंत्र का मूल आधार सभी जो है वर्गों का शासन होता है, जो कि जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, और आधुनिक समय में प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र में प्रत्येक वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का एकमात्र साधन आनुपातिक प्रतिनिधित्व ही है। लॉर्ड एक्टन ने ठीक ही कहा है, यह अति प्रजातंत्रवादी है क्योंकि इससे उन सहस्त्रों व्यक्तियों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है जिनकी वैसे कोई सुनवाई नहीं होती। यह समानता के सिद्धांत के निकटतर है क्योंकि किसी भी मत का अपव्यय नहीं किया जाता और प्रत्येक मतदाता का व्यवस्थापिका में सदस्य होता है। चुनाव जुआ नहीं होते। साधारण बहुमत पद्धति के अंतर्गत चुनाव परिणाम चुनाव के समय की विशेष परिस्थितियों पर ही निर्भर करते हैं और इसी कारण चुनावों को जुआ कहा जाता है। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व में प्रत्येक वर्ग अपनी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार जो चुनाव है वो जुआ नहीं रहते हैं। नागरिक चेतना का विकास, सभी वर्गों को व्यवस्थापिका में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाने से नागरिक चेतना का विकास होता है और वे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उदासीन नहीं रहते हैं। मतदाता को अधिक स्वतंत्रता, आनुपातिक प्रतिनिधित्व में मतदाता अपने आचरण तथा विकल्पों के प्रयोग में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। वे संकुचित राजनीतिक दलबंदी से मुक्त होकर मतपत्र पर उम्मीदवारों के समक्ष क्रमिक रूप से अभिरुचि बताने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। शुल्ज ने उचित ही कहा है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली निर्वाचकों को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने में सबसे अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। भ्रष्टाचार का अंत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इसके अंतर्गत राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत अधिक सीमा तक कम हो जाता है। इस पद्धति को अपनाने पर जो सामान्यतः विधानमंडल में किसी एक राजनीतिक दल को
पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है और इस कारण कोई भी राजनीतिक दल अपने समर्थकों को अनुचित रूप से लाभ नहीं पहुंचा सकता। आ रहा है समझ में कि कैसे भ्रष्टाचार का अंत हो जाता है? कि इसके जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है वो विधानमंडल में किसी एक राजनीतिक दल को पूरी तरह बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है इसके अंतर्गत, और इस कारण जो गुटबाजी है, जो दलबंदी के कारण जो जोड़ तोड़ के वो अपनी सरकार बनाने के प्रयास हैं या जो भी हैं, तो वो सब अंत हो जाता है, क्योंकि एक जो है दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता और राजनीतिक दल अपने समर्थकों को अनुचित रूप से जो है लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। यानी जो अगर एक ही दल का या एक ही पार्टी की सरकार होगी तो अपने समर्थकों को वो जो है अनुचित लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसमें भिन्न भिन्न दलों के प्रतिनिधि होने के कारण भ्रष्टाचार की आशंका कम हो जाती है। गैरीमैंडरिंग आदि बुराइयों का अंत। आधुनिक निर्वाचन व्यवस्था की एक बुराई है गैरीमैंडरिंग, जिसका तात्पर्य है शासक दल द्वारा अपने लाभ की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्र में मनमाने तरीके से अनुचित परिवर्तन कर दिए जाते हैं। गैरीमैंडरिंग को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में ही अपनाया जा सकता है, लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व में बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और स्वाभाविक रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व में गैरीमैंडरिंग आदि बुराइयों का अंत हो जाता है। ठीक है, अब इस प्रणाली के गुण होने के बाद हम देखते हैं कि यह पूरी तरह दोषों से यह भी कमी इसमें भी कम नहीं है। जैसे कि प्रोफेसर स्ट्रोंग लिखते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सभी प्रकार के से श्रेष्ठ प्रतीत होती है, किंतु व्यवहार में ऐसी स्थिति नहीं है। कैसे है कि इसमें अनेक दलों और गुटों को जन्म मिलता है। कैसे कि प्रत्येक वर्ग और या जो हित को प्रत्येक प्रतिनिधित्व का आश्वासन इस प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त होने की आशा होती है, जो राजनीतिक और गुटों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। जर्मनी के वीमर संविधान में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाने का परिणाम यह हुआ कि जर्मन विधानमंडल में राजनीतिक दलों की संख्या 30 से अधिक हो गई। इसी कारण बाद के वर्षों में फ्रांस, इटली व जर्मनी द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व को ठुकरा दिया गया। लास्की ने कहा है कि इसके अंतर्गत अनेक राजनीतिक गुटों का जन्म हो जाता है। दूसरी जो इसकी बुराई है या कमी है वो है मिली जुले मंत्रिमंडलों का निर्माण और अस्थायी सरकारें। जब राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो साधारणतया कोई भी एक राजनीतिक दल अकेले ही सरकार का निर्माण करने की स्थिति में नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में मिले जुले मंत्रिमंडलों का निर्माण किया जाता है और फ्रांस आदि देशों के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल नितांत अस्थायी होते हैं और प्रशासन की एकता और उत्तरदायित्व के नष्ट कर देते हैं। वर्गीय हितों को प्रोत्साहन। इस पद्धति के द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका राष्ट्रीय एकता का साधन न होकर विभिन्न क्षेत्रीय और वर्गीय हितों का संघर्ष स्थल बन जाती है। सभी समस्याओं पर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से नहीं वरन वर्गीय हितों की दृष्टि से विचार किया जाता है। सिजविक के शब्दों में वर्गीय प्रतिनिधित्व आवश्यक रूप से दूषित वर्गीय व्यवस्थापन को प्रोत्साहित करता है। निर्वाचन की जटिल पद्धति। यह पद्धति अत्यंत जटिल है, साधारण व्यक्ति से नहीं समझ सकता। मतों की गणना का कार्य तो और भी कठिन है। अनेक बार निश्चित संख्या में उम्मीदवार न चुने जा सकने के कारण पुनर्विचार की भी आवश्यकता होती है।
राष्ट्रीय एकता के लिए घातक। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली छोटे छोटे स्वार्थमूलक गुटों को देश को विभाजित कर देती है। इन गुटों के पास राष्ट्रीय स्तर का कोई राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम नहीं होता, अतः ये समाज में गुटबंदी एवं संकीर्णता का प्रचार करते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को बहुत आघात पहुंचता है। निर्वाचकों और प्रतिनिधियों में संपर्क नहीं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सभी योजनाओं के अंतर्गत बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र आवश्यक होते हैं और इन बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम यह होता है कि निर्वाचकों और उनके प्रतिनिधियों में प्रत्यक्ष और निजी संपर्क नहीं रहता। प्रतिनिधि मतदाताओं की अपेक्षा दल के प्रति ही उत्तरदायित्व अनुभव करते हैं। व्यक्तिगत संपर्क के अभाव के कारण नितांत अवांछनीय तत्व ही निर्वाचित हो सकते हैं। श्रेष्ठ विधियों का निर्माण संभव नहीं। इस विधि को अपनाने के परिणाम स्वरूप व्यवस्थापिका में विभिन्न प्रकार के विरोधी विचारों का प्रोत्साहन मिलता है और इसका प्रभाव विधि निर्माण पर पड़ता है। विधि निर्माण का कार्य सही रूप से इससे संभव नहीं हो पाता। शासन के कार्यों का भी इस विधि प्रणाली में का मूल्यांकन वो सही रूप से संभव नहीं हो पाता। इस पद्धति के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे गुटों को जन्म देने के कारण मिलीजुली सरकार बनती है और मंत्रिमंडल के भागीदार मंत्रिमंडल की असफलता का भार एक दूसरे पर डालते रहते हैं। ऐसी स्थिति में निर्वाचकों के लिए संभव नहीं होता कि वे शासन में सम्मिलित विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यों का मूल्यांकन कर यह निश्चित कर सकें कि भविष्य में उनके मताधिकार के प्रयोग किसके पक्ष में होना चाहिए। उपचुनावों के लिए व्यवस्था नहीं। यह पद्धति इस कारण भी दोषपूर्ण है कि इसमें उपचुनावों की कोई व्यवस्था नहीं है। उपचुनाव लोकमत का दर्पण समझे जाते हैं। फाइनर के अनुसार उपचुनावों से यह ज्ञात होता है कि हवा किस ओर बह रही है, किंतु इस प्रकार के उपचुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व में संभव नहीं है। तो इस प्रकार आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विभिन्न आधारों पर आलोचना की जाती है, किंतु आधुनिक राज्यों की समस्याएं हैं निर्वाचन पद्धति में संशोधन से नहीं सुलझाई जा सकती। इन समस्याओं का समाधान सामान्य जनता के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना तथा आर्थिक स्थिति का संशोधन करना है, न कि जनता को अनुपात के अनुसार मत देना, है ना। तो इस तरह से इस प्रणालियों में कमी होने के बावजूद विभिन्न प्रणालियों में संशोधन की जगह हमें जनता का बौद्धिक स्तर ऊंचा करना चाहिए और आर्थिक स्थिति में संशोधन करना चाहिए और इस तरह से इस अल्पसंख्यकों प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है ना। तो इस आधार पर हमने इनकी समीक्षा की। धन्यवाद।